हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं रीट मेंस के लिए पेपर नंबर 7। पहला प्रश्न, आमेर के किस शासक ने 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था को प्रारंभ किया था? पृथ्वीराज काचवाहा, भारमल, मानसिंह प्रथम या फिर मानसिंह द्वितीय? तो इसका आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज काचवाहा। इन्होंने 12 कोटड़ी नामक जो सामंती व्यवस्था है इसे प्रारंभ किया था। इन्होंने अपने राज्य को 12 टुकड़ों में बांट लिया और उन 12 टुकड़ों को अपने 12 पुत्रों में बांट दिया था और यही व्यवस्था क्या कहलाती है? 12 कोटड़ी व्यवस्था कहलाती है। और जो पृथ्वीराज काचवाहा थे, इनका राणा सांगा के प्रति स्पेशल लगाव था। कैसे पता चला? तो इन्होंने एक शहर बसाया। शहर का नाम क्या रखा? सांगानेर, यानी राणा सांगा के नाम पे रखा। इनके एक पुत्र का नाम भी इन्होंने सांगा रख लिया। और इनका लगाव कहाँ स्पष्ट होता है कि इन्होंने जो खानवा का युद्ध था उसमें राणा सांगा का सहयोग किया और युद्ध के दौरान ही ये वीर गति को प्राप्त हुए। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था किसने प्रारंभ करी थी? तो पृथ्वीराज काचवाहा है। इन्होंने 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था को प्रारंभ किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किस शासक ने किया था? जेतर सिंह ने, राणा हमीद ने, अल्लट ने या फिर नरवाहन ने? तो नौकरशाही को कहते हैं ना, जैसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी जो वर्तमान में जो ब्यूरोक्रेसी चल रही है, इसका पुराना स्वरूप सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था? तो इन्होंने अल्लट ना, जो मेवाड़ के राणा थे, इन्होंने सबसे पहले नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी को प्रारंभ किया था मेवाड़ में। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अल्लट हो गया। और अल्लट, इन्हें दूसरा नाम, इनका दूसरा नाम क्या आता है? आलूराव, यानी इनको अल्लट भी कहा जाता है, इनका नाम आलूराव भी आता है। और इन्होंने एक प्रसिद्ध नगर को बसाया था। कौन सा प्रसिद्ध नगर? तो हम जिसे वर्तमान में आहड़ कहते हैं ना, आहड़ इन्होंने बसाया था। हालांकि जब इन्होंने बसाया था तब इसका नाम आघाटपुर था, लेकिन अपभ्रंश होते होते वर्तमान में इसका नाम कहाँ पहुंच गया? आहड़ पे पहुंच गया। और आहड़ में एक मंदिर प्रसिद्ध है। कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? जो वराह मंदिर है आहड़ का, वो बहुत फेमस है। ठीक है, तो सबसे पहले नौकरशाही का गठन किस शासक ने किया था? तो हमारा आंसर क्या होगा? अल्लट या आलूराव ने मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय कहाँ के राजा को जनता ईसाई राजा के नाम से पुकारती थी? बीकानेर, कोटा, टोंक या जयपुर? तो इसका आंसर क्या होगा? कहाँ के राजा को ईसाई राजा के नाम से जाना जाता था? जो टोंक के राजा थे या टोंक के नवाब थे, क्या नाम था उनका? वजीरुद्दौला। तो उस समय 1857 की क्रांति के समय जो वजीरुद्दौला टोंक का नवाब था, उसे ईसाई राजा के नाम से जनता वहां की पुकारती थी, या यूं कहे उसका उपनाम दे रखा था। अगले प्रश्न में चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? यानी यानी अलाउद्दीन खिलजी, उसने जब जालोर पर आक्रमण किया तो उस समय वहां का शासक कौन था? कीर्तिपाल था, कानड़ देव था, वीरम देव था या चच्चिक देव था? तो इसका आंसर क्या होगा? उस समय कौन था शासक? तो उस समय कानड़ देव सोनगरा है ना, वो उस समय अलाउद्दीन जालोर के शासक थे जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो देखो जालोर पे कब आक्रमण किया था? हमें पता है अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पे 1308 में आक्रमण किया था और 1311 में जालोर पे आक्रमण किया था। जालोर पे आक्रमण तो उसने किया, लेकिन खिलजी सफल नहीं हुआ। तो उसने क्या किया? उसने मतलब दूसरी नीति अपनाई और उसने कानड़ देव सोनगरा के सेनापति था बीका दैया, उसको अपने साथ मिला लिया और फिर उसने जो राज बताए उसके माध्यम से उसने जालोर पे अधिकार स्थापित किया। लेकिन इसी क्रम में जालोर में कानड़ देव सोनगरा और उनके पुत्र थे वीरमदेव, है ना, जो फिरोजा जिनसे प्यार करती थी, वही वीरमदेव लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालोर के शासक कौन थे? तो कानड़ देव सोनगरा है, वो जालोर के शासक थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा लोह युगीन सभ्यता का उदाहरण नहीं है? यानी बाकी 3 सभ्यताएं हैं वो तो लोह युगीन है, लेकिन एक ऐसी सभ्यता इनमें जो लोह युगीन नहीं है, कांस्य युगीन है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी वो सभ्यता है। बेराट, नो, रेड और गिलुंड। तो इसका आंसर क्या होगा? जो गिलुंड सभ्यता है वो लोह युगीन सभ्यता नहीं है। क्यों? क्योंकि गिलुंड सभ्यता है वो ताम्र युगीन सभ्यता है, यानी थोड़ी पुरानी सभ्यता है। ठीक है। और कहाँ पे गिलुंड? तो गिलुंड हम सबको पता है राजसमंद जिले में है। कौन सी नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी? तो बनास नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी।
एक देखो, ये तो साधारण प्रश्न है कि गिलवुंड कौन सी सभ्यता, कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई, कौन से जिले में। लेकिन एक स्पेशल टाइम आता है, टाइम का नाम है मोडिया मगरी। मोडिया मगरी है ना, मोडिया मगरी है ना। ये टीला, एक टीला है, ये कौन सी सभ्यता से संबंधित है, ये प्रश्न आएगा एग्जाम में, तो थोड़ा टिपिकल हो गया। तो ये कौन सी सभ्यता से संबंधित है, ये गिलवुंड सभ्यता से संबंधित है। गिलवुंड सभ्यता कौन सी नदी के किनारे डेवलप हुई, बनास नदी के किनारे डेवलप हुई, ठीक है। और कौन से जिले में है, तो राजसमंद जिले में। मोडिया मगरी टीला नहीं है वैसे, मतलब छोटी पहाड़ी है। टीला से हम संबंध कैसे करते हैं, जैसे चूरू, बीकानेर में, सीकर में, जैसलमेर में जो टीले होते हैं ना रेत के, वो होते हैं टीले। और मगरी का मतलब छोटी पहाड़ी होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजपूताना यूनियन नामक संघ बनाने का प्रयास किस शासक के द्वारा किया गया। तो देखो, जब 1947 में राजस्थान भारत आज़ाद हुआ, उस समय जो रियासतें थी, तो उन्होंने कईयों ने प्रयास किए कि हम अलग से संघ बना ले, अलग से देश ही बना ले। तो राजपूताना यूनियन नाम का जो यूनियन बनाने का प्रयास किस शासक ने किया था, भूपाल सिंह ने, लक्ष्मण सिंह ने, भीम सिंह ने या चंद्रवीर सिंह ने। तो राजपूताना यूनियन नाम का जो संघ बनाने का प्रयास किया था ना, वो महाराणा भूपाल सिंह, जो उदयपुर के महाराणा थे ना भूपाल सिंह, उन्होंने किया था, ठीक है। और क्या चाहते थे भूपाल सिंह, भूपाल सिंह चाहते थे कि जो राजपूताना के जो स्टेट्स हैं, जो रियासतें हैं, जैसे गुजरात की रियासतें होगी, मालवा की रियासतें होगी, ये सारे मिलके एक जगह हो जाए और एक यूनियन बना ले और बोले कि यहाँ पे तो हम ही शासन करेंगे। लेकिन जब परिस्थिति परिवर्तित हुई, वल्लभ भाई पटेल और मेनन साहब जब एक्टिव हुए, तो फिर उनकी जो योजना है ना, वो धरी की धरी रह गई। ऐसे ही एक प्रकार का संघ बनाने का प्रयास किया था लक्ष्मण सिंह ने। कौन से संघ का, तो लक्ष्मण सिंह है, उसने वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया था। और भीम सिंह, जो कोटा के महाराव है ना, भीम सिंह, इन्होंने हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था। लेकिन वल्लभ भाई पटेल और मेनन साहब के सामने इनकी एक नहीं चली थी और बाद में वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आ ही गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। बिजोलिया के किस जागीरदार ने चौरी नामक एक नया कर लगाया था। यानी बिजोलिया के एक जागीरदार है, इन्होंने चौरी नाम का एक कर लगा दिया था। कौन सा जागीरदार था वो, तो देखो, जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, उसकी शुरुआत या उसको थोड़ा सा बूम करने का कार्य इसे चौरी करने किया था। तो किसानों को पता चला कि हम एक हो सकते हैं और हमारी मतलब मांग को माना जा सकता है। तो इस प्रकार से जब उनको अपना पावर का पता चला, तो कौन से कर के माध्यम से चला था, तो वो चौरी कर ही था। तो उस समय जो बिजोलिया का जागीरदार कौन था, तो पृथ्वी सिंह था, कृष्ण सिंह, केसरी सिंह या फतेह सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा, उस समय जो जागीरदार था वो कृष्ण सिंह था। कौन था, कृष्ण सिंह। और कब की बात है, 1903 की बात है, 1903 की बात है। और क्या किया था, 5 रुपए का चौरी कर लगा दिया था। यानी कोई भी किसान अगर शादी करेगा तो उसे जागीरदार को 5 रुपए का चौरी टैक्स अलग से देना पड़ेगा। अब जागीरदारों को लगा यार, एक तो लड़की दे रहे हैं, घर से लड़की जा रही है, दूसरा मतलब इसको जागीरदार को भी टैक्स देना पड़ रहा है। तो उन्होंने इसका विरोध किया था और विरोध इतना किया था उन्होंने शानदार तरीके से कि जागीरदार को अंततः झुकना पड़ा था और अपना निर्णय उन्होंने वापस लेना पड़ा था। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पे है। बीकानेर में, सुजानगढ़ में, जैसलमेर में, किशनगढ़ में। तो इसका आंसर क्या होगा, तो दानचंद चोपड़ा जी की हवेली है वो कहाँ पे है, वो सुजानगढ़ जिले में। राजस्थान में जो दानचंद चोपड़ा जी की हवेली कहाँ पे है, सुजानगढ़ जिले में, ठीक है। और अन्य जिले मतलब हवेलियां, सुजानगढ़ या चूरू जिले में पड़ता है सुजानगढ़। तो चूरू जिले की अन्य कौन कौन सी प्रसिद्ध हवेलियां हैं, तो देखो, एक माल जी का कमरा है। किसका कमरा है, माल जी का। इस छोटा मोटा कमरा नहीं है, हवेली है, नाम माल जी का कमरा रखा हुआ है। तो वो कहाँ पे, चूरू में। एक रामविलास गोयनका की हवेली है, रामविलास गोयनका की हवेली, ये कहाँ पे, तो रामविलास गोयनका की हवेली भी चूरू जिले में। और सुराणों की हवेली, ये याद रखना स्पेशली, सुराणों की हवेली कहाँ पे है, तो ये भी चूरू जिले में है। और मंत्रियों की मोती हवेली है, ये भी चूरू जिले में। तो हमारा प्रश्न क्या था, दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पे है, तो इसका आंसर क्या होगा, दानचंद चोपड़ा की हवेली है वो सुजानगढ़ में, ठीक है। और ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पे, कमेंट में बताना। किराड़ू मंदिर का निर्माण कौन सी शैली में हुआ है, जो किराड़ू में मंदिर है उसका निर्माण कौन सी शैली में हुआ है, द्रविड़ शैली, महामारू शैली, बेसर शैली या नागर शैली। तो किराड़ू की जो मंदिर है उसका निर्माण महामारू शैली में हुआ है। किराड़ू कहाँ है, तो बाड़मेर एक जगह पड़ती है, हातमा गांव, वहां पे किराड़ू की मंदिर है। ये 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बने मंदिर है। मोस्टली ये मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। और जो किराड़ू के मंदिर है इन्हें क्या कहते हैं, राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। किराड़ू के मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। और यहाँ की जो मूर्तियां हैं इसको मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं। जो किराड़ू के मंदिर है उनको मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं और राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किस देवी का गीत
सबसे लंबा है? जीण माता, रानी सती, दधिमती माता या अर्बुदा माता? तो कौन सी देवी है जिनका गीत सबसे लंबा है? जीण माता, रानी सती, दधिमती माता या अर्बुदा माता? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। और जो जीण माता है उनका गीत सबसे लंबा है। तो देखो सबसे लंबा गीत देवियों और देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है? तो ये जीण माता का है। लेकिन देवताओं में से सबसे लंबा गीत किसका है? तो ये देवनारायण जी का है। किसका है? देवनारायण जी का है। और जीण माता का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जीण माता जी है, इनका जन्म हुआ था चूरू जिले में। गांव है, गांव का नाम है घांगू। कहाँ पे? घांगू गांव में। घांगू गांव कहाँ पड़ता है? चूरू जिले में पड़ता है। लेकिन और इनका बचपन का नाम क्या है? तो इनके बचपन का नाम जयंती बाई या जेवण बाई था, है ना। और बाद में ये जो सीकर जिले में रेवासा गांव के पास में पहाड़ी है, वहाँ पे इनका वर्तमान में मंदिर बना हुआ है, हर्ष की पहाड़ी के पास में ही। और अगर आप कभी आओ जीण माता, तो जीण माता के चरणों में ही मुलान स्कूल का भी ऑफिस है, तो आप वहाँ विजिट कर सकते हो। यानी सीकर अगर आप आते हो तो वहाँ पे आपको मुलान स्कूल का ऑफिस भी मिल जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। समता प्रसाद मिश्रा है कहाँ पे? तबला वादक, सारंगी वादक, बांसुरी वादक या मंजीर वादक? तो समता प्रसाद शर्मा है वो तबला वादक है। क्या है? समता प्रसाद मिश्रा तबला वादक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कन्हैयालाल सेठिया को किस रचना के कारण साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो कन्हैयालाल सेठिया, इनका संबंध भी सुजानगढ़ से है। तो इनकी कौन सी रचना थी जिसके कारण इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? लीलटास, मेरा युग, धरती धोरारी या फिर धर कूचा धर्मंचला? तो इसका आंसर क्या होगा? जो लीलटास इनकी रचना है, कन्हैयालाल सेठिया जी की रचना है लीलटास, इसी रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1919 में, यानी जब असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ था उसी साल कन्हैयालाल सेठिया साहब का जन्म हुआ था। और कहाँ पे? तो ये सुजानगढ़। देखो सुजानगढ़ विद्वानों की जगह है, विद्वानों की भूमि है। बहुत बड़े बड़े विद्वान यहाँ पे हुए, बड़े बड़े लेखक सुजानगढ़ से हुए हैं। और सुजानगढ़ पड़ता कहाँ पे? तो चूरू जिले में पड़ता है। और पिछले प्रश्न में हमने क्या देखा? तो दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पे? सुजानगढ़ में। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सी बोली जयपुर क्षेत्र में नहीं बोली जाती? यानी बाकी बोलियां तो जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन एक बोली है वो जयपुर में नहीं बोली जाती। कौन सी है? ढूंढाड़ी, खेराड़ी, राजावाटी, काठेड़ी? तो देखो ढूंढाड़ी तो जयपुर में बोली जाती है, आप सबको पता है। उसके बाद में राजावाटी भी बोली जाती है और काठेड़ी भी जयपुर में बोली जाती है, जयपुर के आसपास वाले क्षेत्र में बोली जाती है। लेकिन जो खेराड़ी बोली है वो जयपुर में नहीं बोली जाती। तो कहाँ बोली जाती है? तो खेराड़ी बोली है वो जो भीलवाड़ा है ना, भीलवाड़ा में शाहपुरा वाला जो एरिया है और बूंदी जिले का जो एरिया है, शाहपुरा बूंदी का जो कॉम्बिनेशन है ना, उस वाले एरिया में मतलब एक खेराड़ी बोली जाती है। और बाकी ढूंढाड़ी, राजावाटी और खाटेड़ी ये बोलियां जयपुर और जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व कौन से जिले में? टोंक में है, बीकानेर में, जयपुर में या बूंदी में? तो बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व कौन से जिले में? तो ये टोंक जिले में। ऑब्वियसली कहाँ पे? बीसलपुर बांध बना हुआ है और जिसका निर्माण किसने करवाया था? बीसल देव ने करवाया था, बीसल देव चौहान ने। विग्रहराज चतुर्थ भी कह सकते हैं जिनको हम। और देखो वर्तमान में राजस्थान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व हो गए? 16 नहीं, 16 तो चेंज हो गए भाई। कब हुए? अभी 5-7 दिन हुए हैं, लेकिन हो गए ना। अब कितने हैं? अब है 20। ठीक है। और राजस्थान का 1155 वर्ग किलोमीटर एरिया है। कितना? 1000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा हो गया ना। 1155 वर्ग किलोमीटर एरिया है वो, मतलब मतलब संरक्षित क्षेत्र के रूप में संरक्षित है। कौन कौन से देख लेते हैं 20 कौन कौन से है। सबसे पहले देखो कौन सा है? बीसलपुर संरक्षित क्षेत्र, ये कहाँ पे पड़ता है? टोंक पे पड़ता है। ठीक है। उसके बाद में जोहड़बीड़ गार्ड वाला सुरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है? तो ये भी बीकानेर में। कहाँ पे है? बीकानेर में। फिर सुंदा माता वहाँ पे हमें पता ही है, जहाँ पे रोपवे भी बना हुआ है। तो ये जालोर और सिरोही इन 2 जिलों में पड़ता है। कौन सा? सुंदा माता जालोर जिले में और सिरोही जिले में पड़ता है। मोस्टली जालोर में पड़ता है, लेकिन कुछ एरिया सिरोही में भी आता है। उसके बाद में गुड़ा विश्नोई कहाँ पे? गुड़ा विश्नोई कंजर्वेशन रिजर्व ये जोधपुर जिले में है। फिर साकंबरी जो संरक्षित क्षेत्र है वो कहाँ पे? वो सीकर में और झुंझुनू दोनों में है। साकंबरी सीकर में भी और झुंझुनू में भी है। उसके बाद में गोगिलाव है नागौर जिले में। ठीक है। बीड़ झुंझुनू में। उसके बाद में रोटू नागौर में। अब रोटू की एक स्पेशल बात है, ये मतलब रोटू नाम ही क्या है? रोटू मतलब कहीं ना कहीं छोटा मोटा रो रहा है ना।
तो रोते कौन है? छोटे बच्चे रोते हैं। उसी तरह कंजर्वेशन रिजर्व में भी रोटू है, ये सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है एरिया वाइज। कौन सा है? तो सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? जो रोटू है। कहाँ पे पड़ता है? नागौर जिले में, ये सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है। बाद में उमेदगंज पक्षी विहार संरक्षित क्षेत्र, उमेदगंज कहाँ पे है? ये कोटा में है। बाद में जवाई बांध, ये पाली में है। बंसियाल खेतड़ी, ये देखो झुंझुनू में दूसरा आ गया है ना, तो बंसियाल खेतड़ी संरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है? तो ये झुंझुनू में है। और बंसियाल खेतड़ी ये बागोर, इसके साथ बागोर और ऐड होता है, ये भी झुंझुनू में, झुंझुनू में तीसरा हो गया है। उसके बाद जवाई बांध लेपर्ड पाली में, और उसके बाद मनसा माता झुंझुनू। तो देखो झुंझुनू में कितने नंबर का हो गया है? 4 कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू में हो गए। उसके बाद में शाहबाद सुरक्षित क्षेत्र, ये 12 में है। और राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? शाहबाद। शाहबाद कहाँ पड़ता है? 12 जिले में पड़ता है। और ये सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है। कितने दूर में फैला हुआ है? तो ये लगभग 200 वर्ग किलोमीटर यानी 189 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर रणखार, ये 16 नंबर का बना था, और जो बंदों ने अपडेट नहीं किया उनको तो ये लगता है कि राजस्थान में 16 कंजर्वेशन रिजर्व है, लेकिन अभी ये चेंज हो गए। हम बात कर रहे हैं आज यानी 17 जनवरी 2023 तक राजस्थान में 20 कंजर्वेशन रिजर्व है। ठीक है, रणखार 16 नंबर का बना था, कहाँ पे? जालौर में। उसके बाद में शाहबाद तलहटी सुरक्षित क्षेत्र 12 में। उसके बाद में बीड़ घास पुलिया खुर्द सुरक्षित क्षेत्र, ये भीलवाड़ा में है। उसके बाद में वागदर्रा क्रोकोडाइल, ये है उदयपुर में। और फिर वाड़ा खेड़ा, ये सिरोही में। तो इस प्रकार वर्तमान में जो 4 नए कौन कौन से बने? एक तो हो गया शाहबाद वाला, एक बीड़ घास फुलिया खुर्द, एक वागदर्रा क्रोकोडाइल, और फिर वाड़ा खेड़ा जो सिरोही जिले में। ये 4 नए बने हैं, इन चारों को याद रखना है। लास्ट में जो 5 बने इनको तो स्पेशली आपने रट लेना है। सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया अपना? शाहबाद वाला। और सबसे छोटा जो रोटू नागौर में है वो सबसे छोटा है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देलवाड़ा की ऊंचाई कितनी है? तो देलवाड़ा जो शिखर है राजस्थान में, उसकी ऊंचाई कितनी है? 1442, 1597, 938 या फिर 873। तो इसका आंसर क्या होगा? जो देलवाड़ा शिखर है उसकी ऊंचाई कितनी है? 1442 मीटर। कितनी है? 1442 मीटर। ठीक है, और देखो सबसे गुरु शिखर सबसे ऊंचा है, फिर शेर, दिलवाड़ा, जरगा। ठीक है, तो शेर की कितनी है? 1597। सज्जनगढ़ की कितनी है? सज्जनगढ़ की है 938। 938 किसकी है? सज्जनगढ़ की। और तारागढ़ की कितनी है? 873। तो 873 दे रखा है, किसकी ऊंचाई है? ये तारागढ़ की है। ठीक है, 938 ये सज्जनगढ़ की है, और 1442 ये शेर की है, और 1597 ये दिलवाड़ा की। नहीं, 1442 है दिलवाड़ा की, सॉरी। और 2 नंबर पर शेर है ना राजस्थान में, सबसे ऊपर गुरु शिखर, फिर शेर। तो 1597 उसकी होगी। अगले प्रश्न में चलते हैं। जसमा ओडन नाट्य किसके द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा रचित है? शांति गांधी, अभिनव गांधी, प्रियंका गांधी, राजीव गांधी, या मतलब तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जो शांति गांधी है, इन्होंने जसमा ओडन नाट्य की रचना की है। किसने रचना की है? शांति गांधी जी ने। और ये जो जसमा ओडन नाट्य है, इसकी रचना कौन सी शैली में की गई है? तो भवाई शैली में की गई है। भवाई शैली हमें पता है गुजरात के समीपवर्ती जिलों में भवाई शैली का प्रचलन है, वैसे अजमेर में भी भवाई शैली का प्रचलन है। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ खाद्य नमक यानी खाने के लिए सबसे अच्छा नमक कौन सी झील से प्राप्त होता है? राजस्थान में सबसे बेस्ट नमक हमको पता है सांबर, पचपदरा, डिडोना, लूणकर सर। इसका आंसर क्या होगा? जो पचपदरा है। कौन सा? जो पचपदरा झील से निकलता है ना, वो झील सबसे बेस्ट है। और हमें पता है यहाँ पे जो खारवेल जाति के लोग हैं वो मोरली झाड़ी की टहनियों से नमक के स्फटिक बना के नमक का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेस्ट खाद्य नमक कौन सा है? पचपदरा वाला नमक है। बाकी देश को ये मतलब बताया जा रहा है कि भाई सांबर झील का शुद्ध नमक, लेकिन पचपदरा का नमक सांबर झील से भी बहुत 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 ज्यादा अच्छा है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे कम शिशु लिंगानुपात की बात कर रहे हैं। कौन से जिले में? झुंझुनू में, सीकर में, चूरू में, बीकानेर में। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे कम शिशु लिंगानुपात था झुंझुनू जिले में। कौन से में? झुंझुनू में। और कितना था? ये देखो उस समय 2011 की बात कर रहे हैं, मात्र 837 था। ठीक है, और सर्वाधिक कौन से जिले में था शिशु लिंगानुपात? तो ये बांसवाड़ा जिले में था। राज्य का लिंगानुपात कितना है? 928 है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर है। और
सबसे ज्यादा लिंगानुपात में गिरावट कौन से जिले में हुई थी? वो भी डूंगरपुर में ही हुई थी। और सबसे कम लिंगानुपात किसका है? वो धौलपुर जिले का है। और धौलपुर का कितना है? धौलपुर का लिंगानुपात है 846 और झुंझुनू का शिशु लिंगानुपात मात्र 837। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्य में सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ पे? गोटन, लूणकरणसर, सुमेरपुर या सम? तो इसका आंसर होगा जो गोटन नागौर है, वहां पे राज्य में सफेद सीमेंट का कारखाना है। और राजस्थान का खनिज आधारित सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सफेद सीमेंट का कारखाना सबसे बड़ा उद्योग है। और राजस्थान है वो भारत में सीमेंट के उत्पादन करने में टॉप स्थान पे है। ठीक है ना? कौन है टॉप पे सीमेंट उत्पादन में पूरे भारतवर्ष में? तो अपना राजस्थान है, वो सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादित करता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ग्रीष्म ऋतु की वह घटना जो तापमान को अचानक कम कर देती है क्या कहलाती है? लू, आंधी, मावट या बबूला? तो बबूला क्या बबूला? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसको आंसर कहें उसी जो लू है, तो भाई साहब ये तो तापमान को कम कहाँ करेगी, ये तो बढ़ा देगी। मावट सर्दियों से संबंधित है। बबूला क्या होता है? वो भंवर सा उड़ता है ना, और मतलब कुछ भी अंदर लपेट के ले जाता है तो फिर उसको आकाशा दिखा देता है, तो वो बबूला होता है। तो तापमान को कमी करने वाला कार्य कौन सा करेगा ग्रीष्म ऋतु में? तो ऑब्वियसली कौन करेगा? आंधी करेगा। आंधी आएगी तो फिर मतलब बरसात आने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। उत्तरलाई सैन्य हवाई अड्डा कौन से जिले में है? हवाई अड्डे का नाम क्या है? उत्तरलाई। कौन से जिले में है? बीकानेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, श्रीगंगानगर में? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो बाड़मेर जिला है वहां पे उत्तरलाई सैन्य हवाई अड्डा है। अच्छा ठीक है, आपसे एक प्रश्न तो मैंने पहले पूछा, अब मुझे बताइए ये रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पे है? रातानाडा हवाई अड्डा, हवाई अड्डे से संबंधित प्रश्न आ रहा है और राजस्थान में 5-6 मुख्य हवाई अड्डे हैं, तो ये तो आप याद कर ही सकते हो, तो इनको तो भूलना बिल्कुल नहीं है। और आपके रीट एग्जाम में तो मान के चलो कि एक हवाई अड्डे का नाम बिल्कुल आएगा। तो उत्तरलाई हवाई अड्डा कहाँ पे? ये बाड़मेर में। और मैंने आपसे क्या पूछा? रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पे? ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा या फिर राष्ट्रीय चुनाव आयोग के द्वारा? तो पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय कौन करता है? तो पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय करते हैं राज्य सरकार। जो राज्य सरकार है वो पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और पंचायतों के जो चुनाव है वो निष्पक्ष तौर पे हो, इस संबंध जो प्रावधान है उसके लिए संविधान को आर्टिकल 243 के क्या कहता है? 243 के ये निर्वाचन आयोग का, राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है। कौन सा? 243 के। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी योग्यताओं का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 216 में, 219 में, 217 में या 214 में? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? यानी आर्टिकल 217 है, उसमें हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी योग्यताओं के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इसमें आर्टिकल 217, ठीक है, याद रह जाएगा। 217 क्या प्रावधान किए गए हैं? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी योग्यताओं के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। नगर पालिकाओं की सदस्यता के लिए निहर्ताओं का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो नगर पालिकाओं की सदस्यता लेने के लिए जो निहर्ताएं हैं उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी 243V है ना। कौन सा है? 243V। ये नगर पालिका के सदस्यता लेने के लिए निहर्ताओं के संबंध में प्रावधान करता है। 243V करता है। ठीक है, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, मोती खान, तिलक राम, शिवनाथ सिंह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शिवनाथ सिंह है। इन्होंने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। ये कौन सी छावनी से संबंधित थे? तो एरनपुरा छावनी से संबंधित थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। नीमड़ा हत्याकांड का संबंध कौन से आंदोलन से है? मीणा, भगत, एकी या अलवर किसान आंदोलन? तो जो नीमड़ा किसान आंदोलन है उसका संबंध है एकी आंदोलन से। नीमड़ा हत्याकांड का संबंध एकी आंदोलन से है। और जो एकी आंदोलन है इसका सूत्रपात किसने किया था? तो अपने मोतीलाल तेजावत साहब है। कौन? मोतीलाल तेजावत साहब। इन्होंने एकी आंदोलन का सूत्रपात किया था। किस वर्ष किया था? तो 1921 में किया था। और कहाँ से किया था? तो चित्तौड़ के रासमी जो परगना है,
रासमी तहसील है उसका मातृकुंडिया नाम के स्थान से इन्होंने मतलब एक के आंदोलन का शुरुआत की थी या सूत्रपात किया था। किसने किया था? मोतीलाल तेजावत साहब ने किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं, दत्तानी का युद्ध कब हुआ था? 1583 में, 1584 में, 1585 में या 1586 में? तो दत्तानी का युद्ध है वो 1583 में हुआ। कब हुआ? 1583 में दत्तानी का युद्ध हुआ। किस किस के मध्य में हुआ था? तो ये सुरतड़ा देवड़ा और जगमाल सिसोदिया के मध्य हुआ था। किसके मध्य? सुरतड़ा देवड़ा था। कौन था? सुरतड़ा देवड़ा और जगमाल सिसोदिया, इनके मध्य दत्तानी का युद्ध हुआ था। दत्तानी का युद्ध हुआ था और कब हुआ था? 1583 में हुआ था। जगमाल कौन था? तो महाराणा प्रताप का भाई था। कौन था जगमाल? महाराणा प्रताप का भाई था। अगले प्रश्न में चलते हैं, ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में शेखावाटी किसान आंदोलन के समर्थन में किसने आवाज उठाई थी? यानी एक साहब थे, तो राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में उस समय आंदोलन हो रहे थे और इस आंदोलन को उन्होंने ब्रिटिश संसद में उठाया था। कौन थे? अलेक्जेंडर, सर पैट्रिक लॉरेंस, हॉलैंड या क्रिप्स? तो इसका आंसर है सर पैट्रिक लॉरेंस है ना। इन्होंने ब्रिटेन की संसद में राजस्थान के शेखावाटी किसान आंदोलन की आवाज उठाई थी। किसने उठाई? सर पैट्रिक लॉरेंस। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। अगले प्रश्न में चलते हैं, जैसलमेर राज्य में एक स्वतंत्र राजकीय टकसाल की स्थापना कौन से शासक ने की थी? जैसलमेर में राजकीय टकसाल की स्थापना किसने करी थी? अमर सिंह, अखेर सिंह, मनोहर दास या लोणकरण? तो इसका आंसर होगा जो अखेर सिंह थे ना, उन्होंने जैसलमेर में स्वतंत्र राजकीय टकसाल की स्थापना की थी। इनके नाम से सिक्के भी चले हैं। कौन से सिक्के चले हैं? तो अक्केसाई सिक्का चला है। वैसे देखो मुगल काल में जैसलमेर में चांदी का सिक्का चलता था। इसका चांदी का सिक्का चलता था। क्या नाम था? नाम था मोहम्मद शाही सिक्का, है ना। मोहम्मद शाही सिक्का चलता था, ठीक है। उसके बाद में 1756 में महाराणा जो अक्खे सिंह जी थे, इन्होंने चांदी का ही अक्खे शाही सिक्का चलाया। किसने चलाया? अक्खे सिंह जी ने अक्खे शाही सिक्का चलाया। कब चलाया? तो ये 1756 में चलाया था भैया। कब चलाया? 1756 में चलाया। उसके बाद में देखो जैसलमेर में एक तांबे का सिक्का भी चलता था। अब नॉर्मली चांदी के सिक्के चलते हैं, अब यहाँ पे तांबे का सिक्का चला। उस सिक्का का नाम क्या रखा? डोडिया सिक्का। कौन सा सिक्का? डोडिया सिक्का। और यह सिक्का इतना छोटा होता था कि इसका प्रयोग कोड़ियों की तरह किया जाता था, कि कोड़ी की तरह उपयोग कर लो। मतलब इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं थी तांबे के सिक्के की, जो डोडिया सिक्का कहलाता ना। वैसे डोडिया सिक्के को आप याद कर सकते हो। डोडिया कहाँ होते हैं? तो जैसे भांकड़ी वगैरह कहाँ लगती है? तो रेगिस्तानी इलाकों में होती है भांकड़ी वगैरह, और उसके होता है डोडिया। तो ऑब्वियस सी बात है जैसलमेर रियासत में ही ये डोडिया सिक्के चलते होंगे। इस प्रकार अंदाजा लगा सकते हैं। अक्खेसाई चूंकि जैसलमेर के महारावल थे, तो ऑब्वियसली अक्खेसाई सिक्के जैसलमेर में चलेंगे। और मोहम्मद शाही सिक्का हमें थोड़ा सा अलग से याद रखना होगा, ये भी जैसलमेर जिले में ही या जैसलमेर रियासत में ही चल रहे थे। अगले प्रश्न में चलते हैं, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने करी थी? राम सिंह द्वितीय, जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री या स्वामी विवेकानंद? तो वनस्थली विद्यापीठ इसकी स्थापना हीरालाल शास्त्री साहब ने करी थी। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे और 1936 में इन्होंने जीवन कुटीर की स्थापना की और इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ कर दिया गया। ठीक है, तो इसकी स्थापना करी किसने थी? तो इन्होंने हीरालाल शास्त्री साहब ने करी थी। 1936 में करी थी। पहले नाम इसका जीवन कुटीर रखा था। ठीक है, वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ रखा है। अगले प्रश्न में चलते हैं, देवबारी समझौता कब हुआ था? 1708, 1711, 1709, 1709? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। जो देवबारी समझौता है वो उदयपुर के महाराणा अजीत सिंह, 1708 में हुआ देवबारी समझौता। किसके किसके मध्य हुआ? उदयपुर के महाराणा अजीत सिंह, नहीं, उदयपुर के तो महाराणा थे अमर सिंह जी द्वितीय। अमर सिंह जी द्वितीय थे उदयपुर के महाराणा। तो मारवाड़ के शासक थे अजीत सिंह और जयपुर के शासक थे जय सिंह। ठीक है, जयपुर के जय सिंह, मारवाड़ के अजीत सिंह और उदयपुर के अमर सिंह जी द्वितीय थे। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं, बछावतो रामपुरिया और गुलेचो की हवेली के लिए प्रसिद्ध है। मतलब बछावतो की हवेली, रामपुरिया की हवेली और गुलेचो की हवेली, ये कौन से जिले की हवेलियां हैं? प्रसिद्ध हवेलियां हैं। जैसलमेर की, जोधपुर की, सीकर की या बीकानेर की? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। यानी बछावतो की हवेली कहाँ पे है? बीकानेर में है। रामपुरिया की हवेली कहाँ पे है? बीकानेर में है। और गुलेचो की हवेली कहाँ पे है? बीकानेर में। तो आंसर क्या हो जाएगा? बछावतो, रामपुरिया और गुलेचो की हवेली है वो बीकानेर जिले में है। कौन से जिले में है? बीकानेर जिले में है। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्न में से कौन सा दुर्ग यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल नहीं है? यानी इनमें से कौन सा दुर्ग है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? तो हमने रट रखा है
चीकू गाजराम, ये वाली ट्रिक आप सभी ने लगा रखी होगी। तो गागरोन, मेहरानगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर। तो देखो इसमें जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो शामिल नहीं है, और गागरोन है, जैसलमेर है, रणथंभौर है। ठीक है, तो मेहरानगढ़ इसमें शामिल नहीं है। राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनकी मूर्ति ना होकर काष्ठ का एकमात्र तोरण होता है, यानी राजस्थान के लोक देवता है उनकी कोई मूर्ति नहीं होती, मतलब होता क्या है फिर, एक काठ का मतलब लकड़ी का बना हुआ एक तोरण होता है। कौन से लोक देवता है वो? बिग्गा जी है, गोगा जी है, मामादेव है, तेजा जी है। तो इसका आंसर होगा जो मामादेव है ना, ये इनकी मूर्ति नहीं होती, इनका काष्ठ का तोरण होता है। और इनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे है? तो स्यालोदड़ा नाम की जगह है। कौन सी जगह है? स्यालोदड़ा। कहाँ पे पड़ती है? सीकर जिले में पड़ती है। यहाँ पे मामादेव का मंदिर है। यहाँ पे मूर्ति नहीं होती है, सिर्फ काष्ठ का तोरण होता है। और किसकी बलि लगती है? तो भैंसे की बलि इनको चढ़ाई जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान में तेरापंथी जैन संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? भिक्षु, तुलसी, कालगुणी या महाप्रज्ञ? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है, यानी जो आचार्य भिक्षु स्वामी थे इन्होंने तेरापंथी जैन संप्रदाय की स्थापना की थी। किसने करी थी? आचार्य भिक्षु स्वामी जी ने। पूज्य श्री आचार्य भिक्षु स्वामी जी है, इन्होंने तेरापंथी जैन संप्रदाय की स्थापना की थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान का एकमात्र नृत्य कौन सा है जो मृत्यु के अवसर पर आयोजित होता है? यानी राजस्थान में एक नृत्य ऐसा भी है जो मृत्यु के अवसर पर आयोजित होता है। कौन सा है? मछली, खुमार, घुमरा घुमरा या गेर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जो घूमर घुमरा नृत्य है ये मृत्यु के अवसर पे किया जाता है। कब किया जाता है? मृत्यु के अवसर पे किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, घूमर घुमरा नृत्य। किस चित्र शैली के चित्रकार अपने चित्रों के नीचे अपना नाम लिख देते हैं और डेट लिख देते हैं? कौन सी शैली है? जैसलमेर, किशनगढ़, बीकानेर या मेवाड़? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जो मेवाड़ चित्र शैली है। इसके चित्रकार क्या करते हैं? मतलब अथॉरिटी नहीं छोड़ते वो, मतलब ये बता के जाएंगे भाई साहब कि ये हमने बनाया है ना। तो कौन सी चित्र शैली है? वो बीकानेर चित्र शैली है। यानी पहले चित्र बना देंगे, चित्र बना के नीचे अपना नाम लिख देंगे और कब बनाए ये डेट लिख देंगे। तो भाई अच्छी बात है ना, फिर हमें इतना आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ये चित्र किसने बनाया है, उसके नीचे लिखा हुआ है और बाद में कब बनाए ये भी डेट लिखी हुई है। सीधा सीधा सरल काम हो गया ये तो, ये भाई बड़ा अच्छा काम करते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। और ये बीकानेर चित्रशैली का प्रारंभ हमें बताया है, ये राय सिंह के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। किसके शासनकाल में? जो महाराजा राय सिंह थे ना, बीकानेर के महाराजा राय सिंह, उसके समय बीकानेर चित्रशैली का प्रादुर्भाव हुआ था, प्रारंभ हुआ था। ठीक है। लूनी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती? जवाई, जोजड़ी, सूकड़ी या बांडी? तो इसका आंसर क्या होगा? लूनी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती? तो वो जोजड़ी नदी है। कौन सी नदी है? जोजड़ी। और ये कहाँ से निकलती है? ये नागौर जिले से निकलती है। पोडलू गांव है ना, वहां से निकलती है और फिर लूनी नदी में समाहित हो जाती है, लेकिन ये अरावली की पहाड़ियों से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। राहु घाट परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? राहु घाट परियोजना कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है? 50, 60, 70 या 80? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी जो राहु घाट परियोजना है इसमें राजस्थान की 50% हिस्सेदारी। कितनी है? 50% हिस्सेदारी। देखो जो राहु घाट परियोजना है ना, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसमें आधा हिस्सा राजस्थान का है, आधा हिस्सा मध्य प्रदेश का है। ठीक है। अब ये कौन सी नदी पे बनाई गई? तो ये चंबल नदी पे बनाई गई। और कितना विद्युत उत्पादन करने की क्षमता थी इसकी? तो 270 मेगावाट क्षमता थी। लेकिन राहु घाट परियोजना के बारे में हम डेली तो पढ़ते नहीं, ये हमारे सामने इतनी बार आती नहीं, जैसे राणा प्रताप सागर या जवाहर सागर वगैरह आती है, लेकिन इसका नाम नहीं आता। कारण है ये बंद हो गई है अभी। ठीक है, बंद क्यों हो गई? बंद होने का कारण है राष्ट्रीय घड़ियाल संरक्षण परियोजना। चंबल नदी में हमें पता है घड़ियाल संरक्षण परियोजना चलाई जा रही है, और इस परियोजना के कारण घड़ियालों को किसी प्रकार की क्षति संभव थी, तो इस कारण इस परियोजना को वर्तमान में बंद कर दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी है कितनी? वैसे 50% है, लेकिन वर्तमान में बंद पड़ी है। कौन कौन से राज्यों के मध्य है? मध्य प्रदेश, राजस्थान के मध्य है। कौन सी नदी पे बनाया गया है? तो चंबल नदी पे बनाया गया है। कहाँ पे? करौली जिले में। ठीक है, बंद क्यों करी गई? राष्ट्रीय घड़ियाल संरक्षण परियोजना के कारण, पर्यावरणीय कारणों को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस परियोजना को बंद कर दिया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्य में सर्वाधिक बकरियां कौन से जिले में पाई जाती है? सबसे ज्यादा बकरियां कहां पाई जाती है? मतलब सबसे ज्यादा
छालियाँ कहाँ पाई जाती है? बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में या सीकर में? तो हम सबको पता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा पशु कहाँ पाए जाते हैं? बाड़मेर में। सबसे ज़्यादा बकरियाँ कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर जिले में। अब देखो 2019 में जो पशु गणना हुई थी उसमें राजस्थान का पूरे देश में सबसे ज़्यादा पशु कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। यानी जो बाबा योगी आदित्यनाथ की जो प्रदेश है उसमें सबसे ज़्यादा पशु है। बाद दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य आता है? तो अपना प्यारा राजस्थान आता है। कितने पशु है राजस्थान में? तो देखो राजस्थान में 5 करोड़ 68 लाख पशु है। कितने हैं? देखो 5 करोड़ 68 लाख कह दो या 568 लाख कह दो या फिर 56.8 मिलियन कह दो। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख। तो 56 मिलियन का मतलब क्या होगा? 5 करोड़ 60 लाख होगा। 0.8 का मतलब 0.8 मिलियन। ठीक है, तो इस प्रकार राजस्थान दूसरे नंबर पे आता है टोटल पशुओं में। 2012 में कितने पशु थे? 57.7 मिलियन थे, या फिर यूं कहे 5 करोड़ 77 लाख पशु थे। अब की बार 5 करोड़ 68 लाख हो गए। मतलब क्या हुआ? मतलब तो पशु कम हो गए, है ना। पिछली बार कितने थे? पिछली बार 5 करोड़ 68 लाख पशु थे। इस बार कितने? 5 करोड़, पिछली बार कितने थे? 5 करोड़ 77 लाख पशु थे। इस बार 5 करोड़ 68 लाख पशु है। ठीक है, इसका मतलब कम हो गए। कितने कम हो गए? तो लगभग 1.66% पशु कम हो गए। कितने प्रतिशत पशु कम हो गए? 1.66% पशु कम हो गए। अब अगर बात करें बकरियों के मामले की, तो 2012 में 21.67 मिलियन बकरियां थी, या यूं कहे 2 करोड़ 16 लाख बकरियां थी। और इस बार कितनी रह गई? 2 करोड़ 8 लाख बकरियां रह गई। ठीक है, इसका मतलब 8 लाख बकरियां कम हो गई, है ना। तो कितने प्रतिशत कम होगी? तो सबसे पहली बात तो ये याद रखो, बकरियों की संख्या में पिछली पशु गणना के मुकाबले कमी हुई है, याद रह जाएगा। उसके बाद दूसरी स्टेप क्या है? कितनी कमी हुई है? तो 3.81% कमी हुई है। संख्या में तो पूछेगा नहीं, वैसे भी लगभग आपको याद रह जाएगा। राजस्थान में 8 लाख बकरियां कम हो गई। ठीक है, तो मतलब अब वैसे मतलब चारावाह क्षेत्र नहीं रहे ज़्यादातर, मतलब कहाँ चराने जाए तो वो समस्या हो जाती है। इस कारण बकरियां लगातार धीरे धीरे राजस्थान में कम हो रही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्य का पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट की बात करी जा रही है और ये राजस्थान का पहला स्टील प्लांट होगा ऐसा। कहाँ पे? भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी या बारां। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी भीलवाड़ा में पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? राजस्थान की वस्त्र नगरी कौन सी है? भीलवाड़ा है। टेक्सटाइल सिटी कहते हैं ना राजस्थान की भीलवाड़ा को, वहीं पे इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला राजस्थान का इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट भीलवाड़ा में। कहाँ पे? भीलवाड़ा में। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत का पहला कंट्री स्पेसिफिक जापानीज इन्वेस्टमेंट जोन कहाँ पे बनाया जाएगा? कंट्री स्पेसिफिक जापानीज इन्वेस्टमेंट जोन की बात करी जा रही है। भिवाड़ी में, निमराना में, खुसखेड़ा में या फिर दारूहेड़ा में? तो इसका आंसर होगा राजस्थान का पहला कंट्री स्पेसिफिक जापानीज जोन है ना, वो निमराना अलवर में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, और दूसरा जापानी जोन भी स्थापित किया जा रहा है। वो कहाँ पे? वो गिलोट में। वो भी निमराना में पड़ती है, गिलोट भी है ना, वहां पे दूसरा जापानी जोन बनाया जा रहा है। अच्छा, अलवर में एक कोरियन पार्क भी बनाया गया, जैसे जापानी पार्क बनाया गया है ना, उसी तरह से अलवर में एक कोरियन पार्क भी बनाया गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? पहला कंट्री स्पेसिफिक जापानीज इन्वेस्टमेंट जोन कहाँ बनाया गया? निमराना अलवर में बनाया गया। अगले प्रश्न में चलते हैं। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? 2019, 2020, 2021 या 2022? तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है वो 2019 में शुरू की गई। और कौन सी डेट को शुरू की गई? तो ये 17 दिसंबर 2019 को शुरू की गई। कब शुरू की गई? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 17 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान में निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कब की गई? बात कर रहे हैं निरोगी राजस्थान अभियान की। 2019 में, 2020 में, 2021 में या 2022 में? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी 2019 में निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई और ये 18 दिसंबर को किया गया। 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। कालीबाई भील और देवनारायण योजना के तहत मेधावी छात्राओं को कितनी स्कूटी दी जाएगी? यानी इन दोनों योजनाओं को कंबाइंड करके टोटल कितनी स्कूटियां वितरित की जाएगी? तो हमारा आंसर क्या होगा? टोटल 20,000 स्कूटी है ना, विद्यार्थियों को या छात्राओं को, मेधावी छात्राएं होती है ना जो टैलेंटेड होती है, कालीबाई भील योजना के तहत और देवनारायण योजना के तहत इनको स्कूटियां दी जाएगी। कितनी? टोटल 20,000, यानी 20,000 मेधावी छात्राओं को इन योजनाओं के तहत
स्कूटी वितरित की जाएगी। तो कितनी टोटल कितनी स्कूटी होगी? 20,000 स्कूटी होगी। राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 का लोकार्पण किया गया। कब किया गया? 2017, 2018, 2021 या 2020? तो देखो राजस्थान राज्य महिला नीति है 2021 से 2021 में किया जाएगा। कब जारी की गई ये नीति? तो ये 11 अप्रैल 2021 को इस नीति को जारी किया गया। राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 11 अप्रैल 2021 याद रखना आपको, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मनरेगा में देश में पहले स्थान पे, यानी मनरेगा के तहत रोजगार प्रोवाइड करवाने में पूरे देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है? टॉप पे कौन सा स्टेट है? राजस्थान, बिहार, आसाम या कर्नाटक? तो हमारा आंसर क्या होगा? जो अपना प्यारा राजस्थान है वो नरेगा योजना के तहत, या दूसरे शब्दों में कहे तो मनरेगा योजना के तहत पूरे देश में पहले नंबर पे चल रहा है, यानी यहाँ पे काफी अच्छा कार्य इस योजना के तहत किया जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राजस्थान। अगले प्रश्न में चलते हैं। बिड़ला इंस्टीट्यूट रिसर्च की स्थापना, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रजमोहन बिड़ला, श्याम बिड़ला, राम बिड़ला या मोहन बिड़ला? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी ब्रजमोहन बिड़ला है। इन्होंने राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ बिड़ला साइंटिफिक रिसर्च की स्थापना की गई। देखो ये बिड़ला इंस्टीट्यूट है ना पिलानी के अंदर, पिलानी कहाँ पे है? झुंझुनू में। तो बिड़ला इंस्टीट्यूट है ये 1929 में इंटर कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ था। कब? 1929 में, यानी 1929 में इंटर कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ। फिर 1946 में ना इसको इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में तब्दील कर दिया गया था, ठीक है। ये 1929 में इंटर कॉलेज के रूप में स्थापना किसने करी थी? तो घनश्याम दास बिड़ला साहब है। कौन? घनश्याम दास बिड़ला साहब। इन्होंने इंटर कॉलेज के रूप में इस बिड़ला इंस्टीट्यूट की स्थापना करी थी, ठीक है। और ये इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में क्रमोन्नत कब हुआ? तो 1946 में हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किसे सबसे पहले राजस्थान का राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किया गया, यानी एडिशनल कार्यभार किसे दिया गया? स्वरूप सिंह, कैलाश सिंह, गोपाल सिंह या मोहन सिंह? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, स्वरूप सिंह जी को राजस्थान का राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किया गया था सबसे पहले। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन है जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला था? सुमित्रा सिंह, गिरिजा व्यास, विद्या पाठक या कमला बेनीवाल जी? तो इसका आंसर है जो कमला बेनीवाल जी है, ये राजस्थान की पहली महिला थी जिन्होंने मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त किया था। ये पहली उपमंत्री थी और बाद में देखो पहले तो ये मंत्रियों में भी उपमंत्री बनी थी और बाद में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री तक के पद पे पहुंच गई थी। कौन? आदरणीय कमला बेनीवाल जी। अगले प्रश्न में चलते हैं। सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के काल में मुख्य सचिव कौन रहे, यानी वो कौन से मुख्य सचिव है जो कई सारे मुख्यमंत्रियों के काल में रहे थे, यानी सबसे ज्यादा मुख्यमंत्रियों के काल के अंदर रहे थे मुख्य सचिव के पद पे? विपिन बिहारी लाल माथुर, श्याम माथुर, गोपाल माथुर या हीरालाल माथुर? तो इसका आंसर क्या होगा? विपिन बिहारी लाल माथुर। देखो इनका नाम इतना बड़ा है तो कई मुख्यमंत्रियों के साथ तो ये काम करना बनता ही। इनका क्या नाम है? विपिन बिहारी लाल माथुर साहब। कौन है? विपिन बिहारी लाल माथुर है। ये सर्वाधिक मुख्यमंत्री के काल में मुख्य सचिव के पद पे रहे थे। मुख्य सचिव के शॉर्ट नाम क्या कहते हैं? हम सीएस कहते हैं ना, तो सीएस के पोस्ट पे रहे थे। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्न में से किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है वर्तमान में? जयपुर, जोधपुर, सीकर, चूरू, जयपुर, अजमेर या फिर कोटा, जयपुर? तो जो जयपुर और जोधपुर है इन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था वर्तमान में स्थापित की गई है। बाकी अब एक्सपेंड करने की बात हो रही है, लेकिन वर्तमान में कौन से जिलों में कार्यरत है? जयपुर और जोधपुर जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है। अगले प्रश्न में चलते हैं। जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख, कान और बाहों का कार्य कौन करता है? यानी राज्य सरकार के आंख, कान और बाहों के रूप में कार्य करता है जिला लेवल पे कौन करता है? संभागीय आयुक्त, जिलाधीश, उपखंड अधिकारी या पुलिस अधीक्षक? तो इसका आंसर क्या होगा? जो जिलाधीश होते हैं वो राज्य सरकार की एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आंख होते हैं, कान होते हैं और बाहों के रूप में कार्य करते हैं, यानी काफी राज्य सरकार का रिफ्लेक्शन एक तरीके से होते हैं। कौन होते हैं? जिलाधीश होते हैं जिले लेवल पे। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस स्थिति से, कौन से डेट से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 पूरे राजस्थान में लागू हुआ? 1994, 1995, 1996, 1997? इसका आंसर होगा ऑप्शन है 1994 से। और कब से? डेट क्या थी? डेट पूछे तो हमसे, तो डेट थी 23 अप्रैल 1994 को जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 है वो पूरे राजस्थान में लागू हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा? 23 अप्रैल 1994 हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान में पंचायतों के प्रथम चुनाव कब संपन्न हुए? 1959, 1960, 1961 या 1962? तो पंचायतों के पहले चुनाव कब संपन्न हुए? 1960 में संपन्न हुए थे राजस्थान में पंचायतों के पहले चुनाव। और उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है।
और अगर आप लगातार यहाँ तक पहुंचो, पूरा वीडियो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, यहाँ तक पहुंचो तो पढ़ने वाले विद्यार्थी इसमें कोई शंका की गुंजाइश ही नहीं है ना। तो और लगातार आप -3 डिग्री -2 डिग्री के तापमान पे पढ़ रहे हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यही पढ़ाई, यही मेहनत आपको कब तक करनी है? जब तक एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए, है ना, तब तक लगातार मेहनत करते रहना है और मेहनत में कोई कमी नहीं रखनी है। सुबह जल्दी उठो, रात को लेट तक पढ़ो, अच्छा खाओ और थोड़ा सा शरीर का सेहत का ध्यान रखो। इस समय बीमार होना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हो आप। एक बार बीमार हो गए 2-3 दिन पैक हो जाएंगे आपके और उतनी पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। तो इस समय सेहत का भी ख्याल रखना है, खाने पीने का भी ख्याल रखना है और पढ़ाई भी लगातार करते जाना है। चलते हैं आगे अगले प्रश्न पे। राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई? माउंट आबू में, सीकर में, झुंझुनू में या चूरू में? तो नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई थी राजस्थान में सबसे पहले? तो ये हुई थी माउंट आबू में। ठीक है, राजस्थान में सबसे पहले नगर पालिका की स्थापना कहाँ पे हुई? माउंट आबू में। और कब हुई थी? कब हुई थी ये इंपॉर्टेंट बात है, ये 1964 में हुई थी। नहीं सॉरी, 1964 में तो क्या होगी, 1864 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? माउंट आबू में। ठीक है, कब हुई? 1864 में। तो अब एक बार प्रश्न को फिर से देखते हैं, राजस्थान में सबसे पहले नगर पालिका की स्थापना कहाँ पे हुई? तो माउंट आबू में हुई। अगला प्रश्न, माउंट आबू में नगर पालिका की स्थापना कब हुई? तो 1864 में हुई। अगले प्रश्न में चलते हैं। नगर परिषद का अध्यक्ष होता है, क्या कहलाता है? मेयर कहलाता है, महापौर, सभापति या फिर उप महापौर? तो इसका आंसर क्या होगा? जो नगर परिषद का अध्यक्ष होता है वो सभापति कहलाता है। क्या कहलाता है? सभापति कहलाता है। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? राठौड़ों ने, प्रतिहारों ने, काचवाओं ने या चौहानों ने? तो देखो, जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया? ये प्रतिहारों ने इनका निर्माण करवाया था। जो हरिहर मंदिर वगैरह है ना, उनका निर्माण। लेकिन जोधपुर में जो सचियाय माता का मंदिर है वो भी ओसिया में ही है, उसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण कराया था परमार राजपूतों ने। ठीक है ना। और कब करवाया? 1177 में। और मंदिर में जो स्थापित माँ दुर्गा की मूर्ति है वो महिषासुर मर्दिनी का अवतार के रूप में है। और मंदिर का जो स्थापत्य है वो नागर से लेकर है। कौन से लेकर है? नागर से लेकर। हम बात करें सचियाई माता मंदिर का। और बाकी जो ओडिशा में जो बाकी अन्य मंदिर है, वो जो पुराने मंदिर है, हरिहर मंदिर वगैरह हो गए, वो किसके द्वारा निर्मित है? वो प्रतिहारों के द्वारा निर्मित है और वो थोड़े प्राचीन मंदिर भी है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कुंभ श्याम मंदिर किस शैली में निर्मित है? गुर्जर, वागड़, नागर या महामारू? तो जो कुंभ श्याम मंदिर है वो कौन सी शैली में बना हुआ है? महामारू शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में? महामारू शैली में बना हुआ है। देखो, कुंभ श्याम मंदिर के बारे में देख लेते हैं। कुंभ श्याम मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। और यहाँ पे जो मंदिर है ना, मूर्ति, वो भगवान के 12 अवतार को पूजा जाता है। कौन से अवतार को? जो 12 अवतार है ना, उस अवतार को पूजा जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राणा सांगा ने, यानी यूं कहे संग्राम सिंह ने अपनी जो पुत्र वधू थी मीराबाई, है ना, पूज्य मीराबाई, इनकी विनती पर इन्होंने इस मंदिर को निर्माण करवाया था। ये चित्तौड़गढ़ के किले में कुंभा मंदिर के निकट, कुंभा के मंदिर के निकट ये मंदिर है। इसकी वास्तुकला चित्तौड़गढ़ में कालिका माता जो मंदिर है उसमें जो वास्तुकला उपयोग की गई है वही कुंभ श्याम मंदिर में उपयोग की गई है। और इसमें जो कुंभ श्याम मंदिर की एक स्पेशल बात हो रही है, जो वाराणसी के संत हुए रविदास जी महाराज, या हम दूसरे शब्दों में कहें रैदास जी महाराज, ये मीराबाई के गुरु थे। तो इनके पद चिन्ह भी यहाँ पे रविदास जी महाराज है, रैदास जी महाराज है ना, इनके पद चिन्ह कौन से मंदिर में हमारे एग्जाम में प्रश्न आ सकता है? तो जो कुंभ श्याम मंदिर है ना, इसमें संत रविदास जी, रैदास जी के पद चिन्ह भी है। तो एक बार देखना चाहोगे कि कुंभ श्याम मंदिर दिखता कैसा है? वैसे आप बहुत सारे लोग चित्तौड़ फोर्ट को तो होके आए हैं बिल्कुल, तो आपने कुंभ श्याम मंदिर को भी देखा ही होगा, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारे सामने जो मंदिर दिख रहा है ना, ये कुंभ श्याम मंदिर है। ठीक है। और इसी तरीके से कालिका माता मंदिर भी है चित्तौड़ में, है ना। तो कुंभ श्याम मंदिर कौन सा हो गया? ये कुंभ श्याम मंदिर के दृश्य आपके सामने। अगले प्रश्न में चलते हैं। चंपावती महामात्य नामक काव्य ग्रंथ में किस नगर के बारे में उल्लेख मिलता है? एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है चंपावती महामात्य। उसमें एक नगर के बारे में उल्लेख मिलता है। कौन सा नगर है? चाकसू, माचेडी, टोडाराइसर या नारायणा? तो इसका आंसर होगा जो चंपावती महामात्य है उसमें जिस नगर का उल्लेख है वो नगर है चाकसू। अच्छा, चाकसू है कहाँ पे? तो चाकसू वर्तमान में जो जयपुर जिला है उसकी एक तहसील है चाकसू। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? चंपावती महामात्य में कौन से नगर का उल्लेख किया गया है? तो चाकसू नगर का उल्लेख किया गया। अगले प्रश्न चलते हैं। ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन क्या है? शैक्षणिक दूरदर्शन प्रसारण सेवा है, शैक्षिक संस्थान है, कोचिंग चैनल है, प्रचार कार्यक्रम?
तो देखो ज्ञान दर्शन एक चैनल है, टीवी चैनल है ना, तो इसका आंसर क्या होगा। और वो किसके द्वारा शुरू किया गया है, वो इग्नू के द्वारा शुरू किया गया है। इग्नू के विद्यार्थियों के लिए ज्ञान दर्शन का शुभारंभ किया गया। और इसका शुभारंभ किया कब गया, ये ज्ञान दर्शन चैनल है, ये फ्री टू एयर चैनल है, और इसका शुभारंभ किया गया था सन 2000 में। कब, 2000 ईस्वी में इसका शुभारंभ किया गया था, यानी आज से लगभग 22-23 साल बाद पहले इस चैनल की शुरुआत की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था, जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाने के लिए इस चैनल की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न चलते हैं। 1 जुलाई 2019 को राज्य में पहले महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल कहाँ शुरू किया गया, यानी राजस्थान में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल लगातार बढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे स्कूलों को मतलब इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल बनी थी ना, वो 1 जुलाई 2019 को बनी थी। कौन सी थी, मानसरोवर, सांगानेर, सरदारपुरा या खूड। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जो सबसे पहले महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुला था वो मानसरोवर में खुला था। मानसरोवर कहाँ पे, जयपुर जिले में खुला था। और मतलब यहाँ इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही, इतनी अच्छी मतलब सुविधाएं मिल रही बच्चों को कि यहाँ से बच्चे बहुत बड़े बड़े इवेंट्स में जाके ना नाम कमा रहे हैं, जैसे ओलंपियाड वगैरह में जाके नाम कमा रहे हैं। आप अक्सर सुनते हैं, सुजस में भी कई बार आया हुआ है इसके बारे में। तो राज्य की पहली जो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल है ना, वो मानसरोवर जयपुर में शुरू किया गया, 1 जुलाई 2019 से शुरू किया गया। अगले प्रश्न में चलते हैं। संविधान में कितने वर्ष की आयु तक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है, 7 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक या 14 वर्ष तक। तो इसमें क्या कहा गया है, संविधान में कहा गया है कि 14 वर्ष के बालक या बालिका का मतलब अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है संविधान में, और इसे मौलिक अधिकार बनाया गया है आर्टिकल 21A के तहत। RTE एक्ट 2009 संविधान के कौन से अनुच्छेद की पालना में शुरू किया गया, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया है 2009 में लाया गया, वो संविधान के कौन से अनुच्छेद की पालना करने के लिए RTE एक्ट 2009 लाना पड़ा, 19, 21 के, 25 या 32। तो इसका आंसर क्या होगा, आर्टिकल जो 21 के है, जो शिक्षा का अधिकार से संबंधित है ना, 6 से 14 वर्षों के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, वो आर्टिकल 21A के माध्यम से किया गया है। और इसी की पालना करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था, RTE अधिनियम, इसे कह सकते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था, इसे बनाया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कौन से वर्ष की गई, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 2020, 1986 या 1995। तो देखो 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी भारत में। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, इस पुस्तक के लेखक कौन है, हेडफील्ड, सेफर, C.W. बियर्स या स्किनर। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है, C.W. बियर्स साहब है। इन्होंने ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नाम की किताब लिखी है। हम ये शायद पहले भी कर चुके हैं प्रश्न, मुझे याद आ रहा है हमने सेकंड ग्रेड में इस प्रश्न को किया था शायद। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक के लेखक है C.W. बियर्स साहब। कौन है, C.W. बियर्स साहब है, वो उन्होंने ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ किताब लिखी है। अगले प्रश्न चलते हैं। जिस विधि में अध्यापक सक्रिय और बालक निष्क्रिय रहता है वह है, कौन सी विधि है, अवलोकन, कहानी, प्रश्नोत्तर या सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कहानी विधि है। कहानी विधि में क्या होता है, अध्यापक पढ़ा रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और बालक निष्क्रिय रहते हैं। अध्यापक तो एक्टिव है, बालक निष्क्रिय है, कौन सी विधि है, कहानी विधि। कहानी विधि में अध्यापक सक्रिय रहता है और बालक निष्क्रिय रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कहानी विधि। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्न में से किस क्रम का अनुसरण करता है, बाहर से भीतर, शीर्ष पदीय, एक पार्श्वीय या फिर विशिष्ट से सामान्य। हम बात किसकी कर रहे हैं, विकास के प्रतिमान की। कैसे अनुसरण करता है, वो करता है ऑप्शन बी, शीर्ष पदीय, यानी किस प्रकार करता है विकास का प्रतिमान, वो शीर्ष पदीय होता है। तो आंसर बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। बात किसकी कर रहे हैं हम, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की। इसको प्रतिपादित किसने किया, कोहलबर्ग, लेव वाइटकोत्स्की या फिर J.S. ब्रूनर या फिर जिन पियाजे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, लेव वाइगोत्स्की है ना, लेव वाइगोत्स्की साहब, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगले प्रश्न चलते हैं। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए, किशोर होते हैं उनको क्या नहीं देना चाहिए, अभी प्रेरणा नहीं देनी चाहिए, सहानुभूति, लालच या जिम्मेदारी उठाने का अवसर। तो इसका आंसर क्या होगा, किशोर होते हैं उनको कभी भी लालच नहीं देना चाहिए,
अभिप्रेरणा तो बिल्कुल, मोटिवेशन तो किसी को भी जरूरी है, किशोरों को भी देना चाहिए। सहानुभूति आवश्यक होती है समय के अनुकूल, अगर आपको जैसे परिस्थितियां बनती है तो कई दफा मतलब सहानुभूति भी किशोरों को भी आवश्यकता होती है। और जिम्मेदारी उठाने का अवसर तो किशोरावस्था में नहीं दोगे तो कब दोगे, कब सीखेगा बालक इस प्रकार की चीजें, तो जिम्मेदारी उठाने का अवसर भी दिया जाना चाहिए। लेकिन देखो किशोरावस्था में कभी भी लालच नहीं दिया जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास कब होता है, कौन सी आयु में होता है, किसका, तर्क का, जिज्ञासा का और निरीक्षण यानी देखने परखने की शक्ति का विकास कौन सी अवस्था में होता है, 7 साल, 11 साल, 9 साल या 6 साल। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी 11 साल की अवस्था में बालक जो बच्चा है वो तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास कर लेता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किसे संज्ञानात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, चिंतन, प्रत्यक्षण, स्मृति और परिपक्वता। तो देखो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी परिपक्वता को संज्ञानात्मक प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता। चिंतन को, प्रत्यक्षण को और स्मृति को तो शामिल करना पड़ेगा, यानी करा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पे किसने किया था, यानी वंशानुक्रम से संबंधित जो प्रयोग है ना वो चूहों पे किया था, किसने किया था, कायल पियर्सन, मैकडूगल, मेंडल या पावलोव। इसका आंसर है ऑप्शन सी, जो मेंडल साहब है उन्होंने वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पे किया था। आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन क्या कहलाता है, यानी आदतों का, ज्ञान का और अभिवृत्तियों का अर्जन यानी इकट्ठा करना क्या कहलाता है, अनुदेशन, शिक्षण, अधिगम या प्रशिक्षण। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति का अधिगम होता है जीवन पर्यंत होता है, प्रौढ़ावस्था तक होता है, किशोरावस्था तक होता है या केवल बचपन में होता है। तो देखो किसी व्यक्ति का अधिगम है ना वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, यानी अधिगम क्या है, सीखना, और सीखना तो जीवन पर्यंत चलता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, जीवन पर्यंत। अगला प्रश्न, कौन सा कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो देखो माइक्रो, सुपर, पाम टॉप या मेनफ्रेम, तो सबसे ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होगा, ऑब्वियसली सुपर कंप्यूटर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जो सुपर कंप्यूटर है वो सबसे ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर होता है। किसी भी तरीके से देख लो, चाहे आप भंडारण के यानी स्टोरेज के देख लो या स्पीड के मामले में देख लो, किसी मामले में देख लो, सुपर कंप्यूटर टॉप कंप्यूटर होता है। निम्न में से जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक का उत्पादन करता है, कौन करता है, प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स या लेजर प्रिंटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्लॉटर है वो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न, कौन सी मेमोरी जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, यानी रैम क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है वैसे तो, लेकिन रैम से भी फास्ट मेमोरी होती है, यानी रैम अपने से में से कुछ सबसे फास्ट मेमोरी को टाल लेती है ना। वो मतलब बार बार जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ना उनको संग्रहित करने के लिए उसका उपयोग करती है। मुख्य मेमोरी, कैश मेमोरी, रजिस्टर या रोम। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जो कैश मेमोरी होती है ना जिसको हम कई बार टैंप करके डिलीट करते हैं ना कंप्यूटर में, तो वो कैश मेमोरी होती है। और रैम जो बार बार उपयोग होती है उसको संग्रहित कर लेती है। ठीक है, तो इसका आंसर कैश मेमोरी हो जाएगा। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशानों को स्कैन करता है। तो पेंसिल के निशान हम जैसे पेपर देके आएंगे तो हमारे शीट पे हमारे पेपर होते हैं तो उसमें हम मार्क करके आते हैं ना, उसके स्कैन कौन करेगा, ओमार करेगा। तो ऑब्वियसली इसका आंसर ओमार होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओमार का फुल फॉर्म क्या होता है, OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। और अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है, रोम, रैम, डी रैम या ईपी रोम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जो डी रैम है वो प्रति सेकंड कई बार, डायनेमिक रैम भी कह सकते हैं इसे, ये प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर सीरीज पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो, है ना। तो हमारे व्यू जब लगातार कम हो रहे, या तो ये ऐसा हो रहा है हमारी क्वालिटी कमज़ोर हो रही है। अगर क्वालिटी कमज़ोर हो रही है तो प्लीज़ हमें बताइए ताकि हम उसमें सुधार करने का प्रयास करें। और अगर अच्छा हो रहा है लेकिन यूट्यूब भी हमें रिकमेंड नहीं कर रही है तो आप समझ सकते हो, फिर तो आप ही हमारे मतलब आप हमारे और हम आपके लिए। तो आप मतलब अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो। बाकी थैंक यू, पढ़ते रहो। और इस बार टारगेट क्या होना चाहिए, रीड में टॉप करना, बाकी व्यूज़ वगैरह तो चलता रहता है। मेन आपको सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन पढ़ाई पे करना है। बाकी मतलब मैं तो ये कह दिया आपको शेयर वगैरह करने की, आपको टाइम खराब करने की वैसे आवश्यकता नहीं है। मेन उद्देश्य आपका अधिक से अधिक पढ़ाई करो, अधिक से अधिक नंबर लेके आने। थैंक यू फ्रेंड्स।